मेरी रैंक आई थी 621, मुझे मिला था लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। फिर 68वीं में रैंक आई थी 153, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। दोनों ही जॉब्स को मैंने नहीं ज्वाइन किया। सनी, ये एग्जाम में हर चौथे दिन डिप्रेस होते हो कि आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कि दोस्त तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो किताबों के बीच में। सर आपने यूपीएससी के अंदर 9 प्रयास दिए जी। जो कि सर अपने आप में काफी लंबा समय होता है। आपने 10 साल अपना यूपीएससी एग्जाम लगातार आप देते रहे, तो सर जिस वक्त आपका नहीं होता, जब रिजल्ट आता था, सर उस वक्त आपको कैसा लगता था? एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो इस तरह की अफवाहों भी उड़ाने में बहुत माहिर थे, जिन्होंने कहा कि ये लड़का जो है अगर एग्जाम क्लियर किया, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो क्लियर करने के बाद ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या शायद इसने रिजल्ट फेक किया है? सर जो आपका पहला प्रयास था, इस बार 9वां प्रयास था, सर इस बीच में आपने सर क्या क्या चेंजिंग की है और जिसकी वजह से आप आज सेलेक्ट हो पाए हैं? आज मेरे जो मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जो शुरू ही होते हैं IAS, IPS इस तरह के नामों से शुरू होते हैं। जो फोन्स आते हैं प्लानिंग ऑफिसर के आते हैं, इसके तो ये एक अचंभित करने वाला माहौल है। बट इससे पहले आपने स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो भी 2 बार। तो सर स्टेट पीसीएस एग्जाम में खासतौर से बीपीएससी और यूपीएससी के बीच में कुछ सिमिलरिटी है? जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और ये जो लाइन है, ये जो आज की इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी शूट करता है। आज के इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं वैभव विशाल सर, जिन्होंने इस बार यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर की ऑल ओवर इंडिया 819 रैंक आई है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सर के साथ बातचीत करके सर की जो एक्सपीरियंस है, सर की जो जर्नी है, सर की जो स्ट्रेटजी है, उसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि सर की जो जर्नी है काफ़ी लंबी रही है। सर ने 9वें प्रयास के अंदर यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया है और इससे पहले सर ने 2 बार स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई करके उसे ज्वाइन नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में सर के साथ हम इन्हीं सब के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और सर के साथ अपनी बातचीत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। थैंक कि यू आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो सर एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा-सा आप उसके बारे में हम सबको अवगत करा दें। जी, तो मेरी पैदाइश जो है वो बिहार शरीफ नालंदा की है, बट मेरी काफ़ी हद तक जो पढ़ाई है बेसिक एजुकेशन वो पटना से हुई है, बिहार की राजधानी। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है वो 4 साल मैंने बैंगलोर में बिताए हैं, कर्नाटका की कैपिटल, जहाँ पे मैंने MS रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन की, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग सिमिलर टू कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद 2 जॉब्स लगने के बावजूद, एक फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स इन चेन्नई एंड वन JP Morgan, अ वेरी फेमस कंपनी फ्रॉम USA इन बॉम्बे, उन दोनों ही एग्ज़ाम्स उन दोनों ही जॉब्स को छोड़ कर के मैंने UPSC सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने को प्रेफ़रेंस दिया। जी। सर आप अपने घर में पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने यूपीएससी के बारे में सोचा या फिर आपकी फैमिली में कोई पहले भी यूपीएससी एग्जाम दे चुका है? जी, मेरे जो पिताजी हैं, उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, वो IITian है, वो IIT BHU से बीटेक एंड IIT दिल्ली से उन्होंने मास्टर्स की है। जी। इसके साथ उन्होंने 5 टाइम्स, नॉट वन्स बट 5 टाइम्स इंजीनियरिंग सर्विसेज़ उन्होंने क्वालीफाई की अपने ज़माने में। बट उनकी प्रेफ़रेबल सर्विस उन्हें नहीं मिली, तो इस वजह से उन्होंने उस सर्विस को ना जॉइन करके स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट से उन्होंने शुरुआत की है, जल संसाधन विभाग में। जी। तो इसके अलावा भी उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्ज़ाम अपने समय में दिया था, बट इंटरव्यू में कुछ कम नंबर आने की वजह से उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। तो उनका हमेशा से ये कहना था कि जो मैं नहीं कर पाया है वो तू करेगा, मेरा बेटा करेगा, एंड आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने उनके सपने को वास्तविकता में बदल दिया है। जी। सर आपने यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में कब सोचा और किस चीज़ ने आपको इसके लिए प्रेरित किया है? या बैक ऑफ द माइंड सर हमेशा ये रहा था कि यूपीएससी की परीक्षा देनी ही है, क्योंकि जो आपकी जो यूपीएससी की जो पहुंच है, जो आपको इससे जो सर्विस मिलती है, वो धरातल पे जो विकास है, धरातल पे लोगों के साथ जुड़ना, ये सब चीज़ मेरे को वैसे भी बहुत ज़्यादा पहले से भी पसंद था, क्योंकि मेरी जो पर्सनालिटी है वो इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, तो मुझे लोगों के साथ बात करना, इंटरेक्शन करना, ये सब काफ़ी अच्छा लगता था। जी। तो पापा ने बोला कि आप जिस तरह की सर्विस खोज रहे हो या आप जिस तरह का काम करना चाह रहे हो, मुझे लगता था कि भाई ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों में हैं, मेरे राज्य में नहीं है, मेरे शहर में नहीं है, तो ये सब चीज़ों के प्रति मैं कैसे इसमें कुछ बदलाव ला सकूँ? तो उनका कहना था कि जो आप चाह रहे हो उसकी राह तो यही है, तो आप इसको जितना जल्दी हो सके पकड़ लो। तो बस यही था, बैक ऑफ द माइंड था। बस धीरे से कॉलेज में भी मैंने जब हमारे फ्रेंड्स जो है प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे थे, जी। मैंने यूपीएससी की तैयारी आई थिंक अपने कॉलेज के सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी, जिसमें सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया वो द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं आज एटलीस्ट आज आई थिंक 11-12 साल हो चुके होंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर मेरा डेली का है कि मैं वो उसको पढ़ रहा हूँ। जी सर। जी। सर आपकी जो जर्नी रही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने 2 बार स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर जी। लिया और उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आपको यूपीएससी ही करना था। तो सर ये मोटिवेशन आपको कैसे मिला
जी, तो जब मैंने जेपी मॉर्गन की जॉब को छोड़ा एंड मैं सोचा कि भई अब आना है पढ़ाई करने। तो मेरा मोटिव था जॉब छोड़ने का कि मुझे यूपीएससी करना है। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। जैसे हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों का ये सपना है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। कुछ भी तरह के पद रहते हैं, सब पे वैकेंसीज़ आती हैं, वैकेंसी के साथ बहुत सारे आवेदन भी आते हैं। लेकिन मेरा ये नहीं था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी, मुझे था कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाइड एक सिविल सर्वेंट बनना है, कुछ देश के लिए कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। इसलिए मैं अपनी प्राइवेट सेक्टर की प्रेस्टीजियस जॉब छोड़ के आ रहा हूँ। ठीक है। जी, अब इस राह में क्योंकि मेरे हाथ में तो भई मेहनत है, मेरे पिताजी कहते हैं एक बड़ी अच्छी लाइन है कि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो भाग्य का धनी मैं नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेहनत का धनी तो मैं हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में था, तो मैंने कर्म अपना किया है। उस कर्म के दौरान जब मुझे ऐसा लगने लगा या शायद पिताजी को ऐसा लगने लगा कि ये डीमोटिवेट हो रहा है क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे, कभी मेंस में लटक गए, कभी प्री में फँस गए। तो पापा ने बोला कि आप ऐसा करो कि बीपीएससी का आवेदन भर दो, सीट्स अच्छे आ रहे हैं, आप आराम से जा सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, मान लिया जाए कि मैं इसको कर भी लेता हूँ, जी, कल अगर जॉब मिल भी जाती है, तो भी मैं इस जॉइन नहीं करूँगा। पापा ने पूछा क्यों? मैंने कि आपने बोला कि यूपीएससी करना है, जी, आपने ये तो नहीं बोला कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है। तो मैं इसीलिए 2 दफ़ा, एक बार 64वीं में भी मेरी रैंक आई थी 621, मुझे मिला था लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। जी। फिर 68वीं में रैंक आई थी 153, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। दोनों ही जॉब्स को मैंने नहीं जॉइन किया और मैं राह पकड़ के वो अंत चला चल पा जाएगा मधुशाला, जो एक बड़ी अच्छी-सी कविता है, अपनी मधुशाला को मैं पा ही गया। सर आपने उस एग्ज़ाम मतलब उस जॉब को छोड़ दिया, जी, जो कि सर बहुत सारे एस्पिरेंट का ड्रीम है। बिल्कुल। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं लगभग सभी लोग सोचते हैं कि अगर मेरा यूपीएससी किसी कारणवश नहीं हुँ, होता है, तब मैं स्टेट पीछे दूँगा या फिर साथ-साथ दूँगा, जी, जी, जी। जिससे दोनों में से कोई ना कोई मिल जाए क्योंकि दोनों ही सिविल सर्विसेज की जॉब है जी, बिल्कुल। और सर आपने उसे छोड़ दिया। हाँ जी। तो सर ये काफ़ी सर इसके लिए गट्स चाहिए अंदर से। आपको ये मतलब कहीं न कहीं भरोसा रहा होगा कि आप यूपीएससी एग्ज़ाम कर लेंगे? एक्चुअली मुझसे ज़्यादा मेरे भरोसा तो भाई मेरे मम्मी-पापा हैं। मेरे पापा इज़ द बेस्ट चीयरलीडर दैट वन कैन हैव। आई एम ब्लेस्ड टू बी हैविंग सच अ फादर कि मेरे पापा मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे मतलब मैं जब भी डिप्रेस हुआ, ऐसा नहीं ये एग्ज़ाम में आप हर चौथे दिन डिप्रेस होते हो कि आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आपके दोस्त तरक्की कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर-उधर जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो, किताबों के बीच में कोई हिस्ट्री की मॉडर्न स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या कोई दूसरी किताब पढ़ रहे हो, तो आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप फँस गए हो। तो इस समय हमेशा मेरे पिताजी ने एक लाइन बोली कि तेरा होगा, तू अपने ऊपर बस विश्वास रख और कुछ नहीं। देर होता है, भगवान के घर देर है, बट अंधेर नहीं है। जी। तो मैं अपनी ज़िंदगी में तो भई मान के चलता हूँ कि वो ईश्वरीय शक्ति ही है जिसने मुझे यहाँ तक पुश करके पहुँचा दिया है। उनके माता-पिता का आशीर्वाद तो था ही और उनके बिना तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। जी। सर आपने यूपीएससी के अंदर 9 प्रयास दिए, जी, जो कि सर अपने आप में काफ़ी मतलब लंबा समय होता है। बिल्कुल। आपने 10 साल अपना यूपीएससी एग्ज़ाम लगातार आप देते रहे और किसी कारणवश आपका नहीं हो पा रहा हुँ, हुँ। था। तो सर जिस वक़्त आपका नहीं होता जब रिज़ल्ट आता था और आप देखते थे कि आपका इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सर उस वक़्त आपको कैसा लगता था? बिल्कुल, तो आप 7-8 दिन के लिए तो आप बिल्कुल एक टर्म आता है रामायण में कोप भवन में चले जाते हो। जी, आपको लगता है कि आप क्या करोगे? आपने ज़िंदगी में कुछ प्राप्त नहीं किया। अच्छी-भली-चंगी नौकरी थी, अच्छी-भली ज़िंदगी थी प्राइवेट सेक्टर की। आप बॉम्बे के टियर 1 शहर में रह रहे थे, अच्छे एरिया में आपको अकोमोडेशन था, वो सब छोड़ कर के आप यहाँ बैठे हुए हो। ना पैसा है, ना कोई काम है करने के लिए। कितना पढ़ूँ? आखिर पढ़ते-पढ़ते क्या करूँ? हाथ में दर्द हो चुका है लिखते-लिखते। फिर बहुत तरह की चीज़ें आपको अपना रूटीन भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब करना पड़ता है कि जब फिर से ऐसा लगता है कि फिर यार शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से प्री आएगा, फिर से मेंस आएगा, मेंस होगा कि नहीं होगा, फिर इंटरव्यू आएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जब चलती रहती थी, तो लगता था यार कि हाँ, थोड़ा-सा तो कुछ तो गड़बड़ है। सर मैं इतने आसानी से यहाँ पे बोल पा रहा हूँ कि आपने 10 साल अपना यूपीएससी एग्ज़ाम में दे जी। दिया। सर वास्तव में तो आप ही फ़ील कर पा रहे हैं कि वो 10 साल कितने सर आपके लिए चैलेंजिंग रहे क्योंकि बोलना तो आसान होता है। जी। मैं बोल दे रहा हूँ कि आपने 9 साल दे दिए जी, जी, जी। और आपने सर 9 साल पूरे दिए हैं, तो सर आपके लिए तो ये होगा ही। सर आप जब यूपीएससी एग्ज़ाम देते थे और किसी कारणवश आपका नहीं होता था, तो आपकी फैमिली तो आपको आपने बताया काफ़ी जी, सपोर्टिव जी, जी। बट सर जो रिलेटिव होते हैं, जो आपकी सोसाइटी होती है, कहीं न कहीं वो उतना सपोर्टिव नहीं होती है। वो बातों का बतंगड़ बना देती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आपके साथ तो कभी ऐसा हुआ है? कई दफ़ा हुआ है। मेरी खुद के एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मतलब इस तरह की अफ़वाहों भी उड़ाने में बहुत माहिर थे, जिन्होंने कहा कि ये लड़का जो है अगर एग्ज़ाम क्लियर किया, बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, तो क्लियर करने के बाद ये जॉइन क्यों नहीं कर रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या शायद इसने रिज़ल्ट फ़ेक किया है? माँ-बाप झूठ बोल रहे हैं, बात छुपा रहे हैं? फिर
चलो एक बार तो आप ऐसा बोल के फिर भी बच सकते हो, जब दोबारा रिज़ल्ट आ गया, तो फिर तो बोलने का तो मुँह नहीं रहा कि हाँ भाई झूठ बोल रहा है, कि बार-बार कितना ही झूठ बोलेगा। जी सर। बट उसके अलावा भी माता-पिता को भी बहुत सारे ताने सुनने को मिले। कोई एक हमारे ही बिल्डिंग में कोई महिला या कोई भी इस तरह की कोई व्यक्ति जो आकर के बोल के जाते कि जिनके बच्चे यूपीएससी नहीं कर पाते हैं, वो उनका संतुलन जो है मानसिक रूप से वो बिगड़ जाते हैं, कुछ अलग हो जाता है। इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिली। बहुत तरह के क्रिटिसिज़्म कि भई ये लड़का जो है दिन भर घर में ही रहता है, माँ-बाप के पैसों पे पल रहा है, कुछ नहीं करता है, अच्छा भला लड़का था, पता नहीं इसके पिता ने को क्या हो गया कि इसको घर में बैठा करके रखे हुए। तो इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती थी। बट वी वर लाइक कि अर्जुन ने बोला था कि मुझे दिख रही है मछली की आँख। जी, मेरा था भाई मछली की आँख। मेरे थे मम्मी-पापा सपोर्टिव हैं, मुझे खाने की टेंशन नहीं है, मुझे पहनने-ओढ़ने की टेंशन नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें तो मम्मी-पापा देख रहे हैं। घर में बिजली है, मुँह में अनाज है, हाथ में पानी है, आपको करना क्या है किताब खोलना है, कलम लेनी है और चालू हो जाना है अपना पढ़ाई करने के लिए, तो मैं वही करता था। जी। सर आपने टोटल जो प्रयास दिए हैं यूपीएससी के अंदर वो 9 दिए हैं। जी। सर जो आपका पहला प्रयास था और जो आपका आज 9वाँ इस बार 9वाँ प्रयास था, सर इस बीच में आपने सर क्या-क्या चेंजिंग की है और जिसकी वजह से आप आज सेलेक्ट हो पाए हैं? देखिए जब मैंने पहला ही प्रयास जब दिया था, तो मैं आज भी लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके वो तरकश में सारे तीर ना हों, जी, युद्ध में ना उतरना चाहिए। तो मेरा सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि मैंने एक तो कि एथिक्स का जो मेरा पेपर आया, जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 2017 का जो मेंस मैंने लिखा था, तो एथिक्स में मेरे 80-85 नंबर आ गए। और जो ज्योग्राफी पेपर 1 जो मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो उसका जो पेपर 1 था, वो मेरा उतना अच्छा नहीं जा पाया, उसमें आए मेरे को 97 मार्क्स। बस ये 2 पेपर अगर मैं उस समय ही सँभाल लिया होता क्योंकि मेरे 740 या 42 नंबर बन रहे थे उस समय, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही रहता। जी, लेकिन आप इस चीज़ को मानो कि कभी-कभी क्या होता है ना कि आपकी किसी गलती की ईश्वर या तो आपको परीक्षा में उतारते हैं या फिर किसी गलती की आपको सज़ा देते हैं। शायद मेरे मुँह से कभी कुछ निकला हो, शायद मेरे पूर्व जन्मों का कुछ क ऐसा फल रहा हो कि ईश्वर ने बोला कि नहीं, आपकी जो स्ट्रगल है, वो थोड़ी लंबी चलेगी। मुझे दिया है, मैं इस बात का बहुत अपने आप को मतलब धन्यवाद कहता हूँ ईश्वर को कि आपने मुझे दिया, इस लायक बनाया कि आज मैं उस 1000 या 1006, 5 जो भी लिस्ट आई है, उसमें एक हिस्सा हूँ। आज मेरे जो मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो ऐसे हैं जो मतलब शुरू ही होते हैं आईएएस, आईपीएस इस जी, तरह के नामों से शुरू होते हैं। जो फ़ोन्स आते हैं, वो डानिक्स ऑफ़िसर के आते हैं, डानिक्स ऑफ़िसर के आते हैं, तो ये एक अचंभित करने वाला माहौल है। जी। और जब मैंने रिज़ल्ट में अपना नाम देखा और जो आज तक मेरे माता-पिता के चेहरे की जो स्माइल देख रहा हूँ, तो उसके बाद ये लगता है कि 9 साल क्या मैं तो इस पे 90 साल भी कुर्बान कर सकता था। कि भई ये 9 मिनट की भी खुशी अगर उनको मिल रही है, तो ये इट वाज़ टोटली वर्थ इट। सर मैं तो इस बारे में कुछ बोल नहीं पाऊँगा। सर शुरुआत में जो आपने पहला पहला अटेम्प्ट दिया वहाँ पे आपने छोटी-सी मिस्टेक्स की, जी, जिसकी वजह से आपको 9 साल लग गए। लग गए। और सर ये अपने आप में सर जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी समझना चाहिए कि आपसे छोटी मिस्टेक्स होती है, आपको लगता है कि मैं बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर हुँ, सकता हुँ। हूँ। बट अगर आप इग्नोर करते हैं, तो अल्टीमेटली आप उसके लिए परिणाम भी भुगत सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि सर आपने बताया कि छोटा सा मिस्टेक वजह से आप 9 साल लगा दिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कब क्या हो आप नहीं कह सकते हैं। जी, मैंने जब 2016 से पढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने जो अपना बेस बनाया वो एनसीईआरटी ये सब किया। 2017 में प्री निकल गया। मेरे को तो लगा भाई मैं तो बहुत तेज़ हूँ। जी, क्योंकि देखिए ऐसा है मैंने जब 10th क्लास भी पास किया था तो सीजीपीए के हिसाब से मेरे को 10 पॉइंट आए थे सीबीएसई में जो कि बहुत अच्छी बात है। जी, तो अपने स्टेट का टॉपर और ये सब मैं रह चुका हूँ। बट आईआईटी जेईई के समय में क्या हुआ कि थोड़ा ना आईआईटी ढंग से हो पाया, निकल नहीं पाया। एंड ना 12th ग्रेड मेरा बहुत अच्छा से जा पाया। तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन कॉमेड के थ्रू लिया तो मेरिट पे ही, लेकिन वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई। आज यहाँ पे हमारे जितने भी बैचमेट्स आ रहे हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेजेस से आ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी कॉलेज खराब है या क्या है, मेरी कॉलेज बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपने कॉलेज से अकेला हूँ। और शायद अकेला कुछ साल तक अकेला ही रहूँगा क्योंकि वहाँ पे जो एक क्या बोलते हैं ब्रॉड डायमेंशन है सोचने का वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर नौकरियों का है। यूएसए जाने का है, कनाडा जाने का है और यहाँ पे जो आईआईटियंस आ रहे हैं, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी से एम्स के डॉक्टर्स हैं, ये सारे लोग सेलेक्ट होके आ रहे हैं तो क्योंकि इनके पीछे जो है मेंटरशिप इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। इनके पीछे 10-15 लोग जैसे मैंने आपको बताया कि पापा भी मेरे आईआईटियन हैं, तो वो भी बोलते थे कि जब मैं था तो मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ से 18 लोगों का सिलेक्शन एक बार में हुआ था। जी, तो एक माहौल मिलता है, वो माहौल मेरे कॉलेज में वैसा नहीं रहा था। जी। सर जब आपका रिजल्ट आया, जब आपने अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखा, तो सर उस वक़्त आपको कैसा लगा? उस वक़्त आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? तो मैं बता देता हूँ, मम्मी-पापा तो दूसरे रूम में आराम कर रहे थे एंड आई थिंक 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था।
आने वाला था, ये मुझे पता था कि कभी अभी आ सकता है। 3 दिन 4 दिन से हलचल चल रही थी, ग्रुप्स में सब लोग बात कर रहे थे, इनसाइडर इन्फो ये वो चल रहा था। मैं क्या कर रहा था, मेरा 70th बीपीएससी का मेंस का पेपर था अगले ही दिन। जी। मेरा पहला पेपर था, तो मैं एक हाथ में किताब झूठ-मूठ का खोल के बैठा हुआ हूँ, जी। एक हाथ में मोबाइल लिया हुआ है। मोबाइल देख रहा हूँ, यार कब आएगा? चलो ठीक है, थोड़ा-सा पढ़ने में मन तो लग नहीं रहा है। तो सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना 70वीं बीपीएससी ज़िंदाबाद। तो फाइनली आया लिस्ट, तो मैंने शुरुआत के 50 नाम देखे होंगे, नहीं मिला। मैं सोचा यार अब तो ऐसे अगर देखा तो लास्ट के पेज तक पहुँचते-पहुँचते तक तो या तो मैं बेहोश हो जाऊँगा या फिर भाग जाऊँगा। तो फिर मैंने अपना नाम वैभव जो है फाइंड इन पेज किया। तो आई थिंक 5 रिज़ल्ट्स वीएआई के 5 या 6 रिज़ल्ट्स आए। पहला एंटर मारा तो नहीं मिला, दूसरा नहीं, तीसरा मारा ना तो वैभव विशाल दिखा। मैंने देखा अरे! नेम तो है। चलो भई, अब क्या है रोल नंबर मिला क्योंकि भई नाम तो नाम है, नाम तो किसी का भी हो सकता है। जी। रोल नंबर मेरे को बाय हार्ट था क्योंकि इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन के दौरान इस तरह के भी सवाल कभी-कभी आ जाते थे कि रोल नंबर क्या है, क्या नहीं। तो फिर मैंने रोल नंबर जो है याद होने के बावजूद एडमिट कार्ड निकाला, चेक किया, 2 बार चेक किया। भाई मेरा ही नाम है ना, स्पेलिंग तो नहीं ना खराब, कोई दूसरी चीज़ इधर-उधर ये वो। फिर देखा कि चलो रैंक 819 आई एम सैटिस्फाइड। फिर ये पूरी प्रोसेस करके खुद को रियलाइज़ कराने में कि मेरे हाथ पूरे काँप रहे थे इस तरह जी। से कि आखिर रिज़ल्ट में अगर नहीं होता, तो क्या होता? तो इस सब चीज़ को रियलाइज़ करने के बाद आधे घंटे के बाद जाकर के मम्मी-पापा को बताया कि हाँ, भई ऐसा-ऐसा है। जी। दे वर हैप्पी ऑब्वियसली सारे मम्मी-पापा खुश ही होते हैं। माँ तो मेरी डांस करने लग गई। अरे सर, आपने टोटल 9 प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए, जी, 4 आपने मेंस दिया है जी, और आपने 1 इंटरव्यू दिया है। बिल्कुल। तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी एक अच्छी हो सकती है? चूँकि सर आपने असफलता भी देखी है बिल्कुल, बिल्कुल। और जो लोग सफलता देखते हैं उनको ये लगता है कि भाई यही तो है, बाकी और कुछ नहीं है। आपने असफलता भी देखी, आपने 4 बार जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुँ, हुँ। क्वालीफाई किया है। हुँ, हुँ। तो आप इसके बारे में हमें अच्छे से गाइड कर पाएँगे कि प्रीलिम्स के लिए सही स्ट्रेटजी क्या है? देखिए मार्केट में ऐसा करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा बनाया गया है, एक हुँ। हौवा जिसको बोलते हैं कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बेसिक्स अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जी। तो आपको कोई करंट अफेयर्स रोक नहीं सकता है। एंड यहीं पे लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि कंटेंट मार्केट में इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि अगर आप चाहो तो मिनट के हिसाब से आपको एक नई पीडीएफ मिलेगी। जी। उसमें भी सेम चीज़ लिखी हो, डिफरेंट चीज़ लिखी हो, फॉर्मेट अलग हो, पिक्चर्स के साथ हो, विदाउट हो और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको पढ़ना क्या है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम का जो भी प्रोसेस है, वो आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटी के हिसाब से ही बना हुआ है ना, कि भई इतने इंसान जो है दिन में इतना ही घंटा पढ़ सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो इस हिसाब की ही नॉलेज इनसे पूछनी है। एंड लोगों का फ़ोकस क्या है? अभी भी मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि भई अभी कौन-सी बुक से स्टार्ट करनी है? मैंने जब बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी, तो भैया एनसीईआरटी कौन क्लास? मैंने बोला मैं खुद 6th क्लास से स्टार्ट किया हूँ एनसीईआरटी पढ़ना, जी। कि मेरे को लगा कि अच्छा ठीक है, बच्चे की किताब है तो क्या हुआ, बच्चा समझ के पढ़ लेंगे। तो ये भाई बच्चे वाली किताब पढ़ेंगे, भाई उसी से क्वेश्चन्स आ रहे हैं। जी। ओल्ड एनसीईआरटीज़ आर एक्चुअली ट्रू गोल्ड। उसको जितना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाए, उतना कम होगा। जी। नए वाले भी पढ़ो, लेकिन ओल्ड वाले को लेकर के पहले अपना फाउंडेशन तैयार करो। वो फाउंडेशन बन जाए, तो उसके बाद आप ज़रूर जाओ न्यू एनसीईआरटीज़ भी पढ़ो। जी। हाँ, और पढ़ने का मतलब है कि जैसे भगवद गीता को अगर आप एक बार पढ़ोगे, तो इतनी क्लिष्ट भाषा है कि शायद आपको समझ में आए। हिंदी का ट्रांसलेशन भी आपको उसका समझ में आने में टाइम लगेगा। जी। लेकिन जब आप उसको 18वीं या 19वीं बार पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं अर्जुन जी। से। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एक छोटा वाक्य कह रहे हैं। वो उस वाक्य के अंदर बहुत सारी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जी। तो ये इसी तरह से एनसीईआरटी भी बना हुआ है। एनसीईआरटी को तो आप जैसे ही पलटोगे, आपका मेंस खुल जाता है भई, प्रिएम्बल है। जी। हिंदी में प्रस्तावना शायद बोलते हैं जी। उसको। प्रश्न। फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये तो उसके बेसिक से बिल्कुल आप कोई भी एनसीईआरटी की किताब निकाल लो, आपका मेंस का पोर्शन ही चालू हो जाता है। बट लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है। एंड फिर प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि भई फलाना आर्टिकल जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जबकि एनसीईआरटी बोल रहा है कि भई 5th क्लास या 6th क्लास से जब से एनसीईआरटी स्टार्ट होती है, वो एग्ज़िस्ट करता है, आप नहीं पढ़ते हो। मेरे को आज तक बचपन में मेरे को एक टीचर ने बोला था कि तुम मतलब मैं अपनी एक पर्सनल जर्नी में एक बता रहा हूँ कि क्या हुआ था कि टीचर ने मेरे को बोला कि भाई तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, पहला पेज पढ़ते हो? मैंने बोला कि भाई पहला पेज कौन पढ़ता है? सारे लोग हँसने लगे कि पहला पेज क्या ही है? बोला कि इसको पढ़ो एंड इसको मेमोराइज़ रखो। मुझे आज तक प्रिएम्बल बाय हार्ट है स एंड इसको मैंने बीपीएससी में भी कोट किया है, यूपीएससी में भी कोट किया है। सारे टर्म्स मेरे को याद है। जी। कोई पूछ ले तो अभी मैं बोल दूँ, ये वाले हिसाब है। तो हाँ, मैंने उस प्रिएम्बल मैंने बाय हार्ट करके रखा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डीपीएसपी मैंने बाय हार्ट किया, बट प्रिएम्बल करके रखा। तो ये मेरे को फ़ायदा दिया। तो एनसीईआरटीज़ उस भगवद गीता की तरह है जिसको आपको 1 नहीं, 2 नहीं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जी। जी।
सर मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी बताने लगे हाथ। यार मेरे से स्ट्रैटेजी बताने के लिए तो इतने सारे आपके टॉपर्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं, 946 और पता नहीं बहुत अच्छे-अच्छे स्कोर्स आपके 800 समथिंग आए हैं मेंस में। मेरी तो उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी बेसिक बुक्स को फॉलो करना है। अपने सोर्सेज़ को जितना हो सके लिमिटेड रखना है। एक बुक को 100 बार पढ़नी है, 100 किताबों को एक-एक बार नहीं पढ़नी है। जी सर। यही इस एग्ज़ाम का सार है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रम को 100 बार पढ़ना है। जी। तब आपको वो पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पे कौन-सा एग्ज़ाम में जब आप जाओ, टर्मिनोलॉजी आपको आ रही है, प्री की बात करो चाहे मेंस की बात करो, तो आपके दिमाग में होना चाहिए अच्छा मैंने इस पेज पे ये पढ़ा था, मैंने वो चीज़ पढ़ी थी। तुरंत से वो आ जाना चाहिए दिमाग में। वो तभी आएगा जब आप उसको 100 बार तो ठीक है नहीं पढ़ सकते, बट 20 बार तो पढ़ सकते हो। जी। एंड एग्ज़ाम का पीरियड है थोड़ा लंबा। अगर आप 2 साल लेकर के चल रहे हो तो यू कैन स्टडी इफ यू वांट टू स्टडी, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा है। जी सर। सर आपने यूपीएससी का एक इंटरव्यू दिया है जी, और आपने उसे क्वालिफ़ाई कर लिया। जी। तो सर इंटरव्यू के लिए सर क्या एक अच्छी तैयारी मतलब जब भी आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं तो जी। कहीं न कहीं कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो पहले सोचते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करूँ? देखो, आप मैं इसमें क्या बोलूँ कि आप सबसे पहले क्या है कि आप जिस दिन पैदा होते हो, उस दिन से ही आप सिविल सर्वेंट नहीं बनने के स्टार्ट करते हो। आपको ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन से पहले 10th और 12th करना है, जी। उससे पहले आपको 10वीं कक्षा तक पहुँचना है, तो मंज़िलें बहुत सारी हैं। तो आप सबसे पहले इंटरव्यू स्टेज की तैयारी करो, ये सही नहीं लगता है। आपको प्री क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है। इंटरव्यू एक प्रोसेस है, हम लोग उसे इंटरव्यू बोलते हैं। उसका नाम है पर्सनैलिटी टेस्ट। जी। मतलब आपका वो व्यक्तित्व जाँचने की एक परीक्षा है, आंकलन है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। आप पॉजिटिव माइंडेड हो, आप अच्छे हो, सच्चाई का साथ देते हो, ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, यही ना चाहिए इंसान को। आखिर भारत सरकार या कोई भी सरकार आपको मान्यता देने को तैयार है कि भई ये बंदा हमारे साथ या ये कन्या जो है आके हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो ये आप रिप्रेजेंटेटिव हो गए सरकार के। जी। तो सरकार का रिप्रेजेंटेटिव तो भाई ऑनेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल यही सर। जज करना है उनको। अब वो क्या सवाल पूछते हैं, आप क्या जवाब देते हो, ये आप 10 दिन में नहीं सीख सकते हो। ये पूरी प्रक्रिया है जो 20 साल की, जो आपकी स्कूल की एजुकेशन, माता-पिता के संस्कार, आपकी खुद की सोच, इन सब चीज़ों पे निर्भर करता है। जी। तो आप उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे चलते रहता है। आप अपनी वोकैब्युलरी इम्प्रूव करो। आज इंग्लिश में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। धीरे-धीरे भाषा जो है हिंग्लिश होती चली जा रही है। जी। ना आप हिंदी शुद्ध बोल पाते हो, ना आप इंग्लिश पूरी बोल पाते हो। अगर पूरी इंग्लिश ढंग से बोलो तो सही है, लेकिन आप हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर रहे हो, इंग्लिश में हिंदी मिक्स कर रहे हो, बोल कुछ क्लियर नहीं रहे हो। जी। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये आपको डिफ़िकल्ट मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान चाहेगा कि आपसे अगर हिंदी में सवाल किया गया है, तो आप शुद्ध हिंदी बोलो। जी। और ग्रामेटिकल में एरर्स ना करो। इंग्लिश बोलो तो वेरी कॉम्प्लिकेटेड मत बोलो, बट ईज़ी स्ट्रक्चर्स में सिंपल सेंटेंसेस तो बढ़िया से बोलोगे ना। जी सर। एक्सेंट नहीं लाओगे, लेकिन फिर भी आप क्या बोलते हैं, एक फ्लो में तो बोलोगे। जैसे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, जब मेरे इंटरव्यूज़ देखते हैं, मॉक्स देखते हैं, तो बोलता है भैया आप तो ऐसे इंग्लिश बोलते हो जैसे हम हिंदी बोलते हैं। जी। क्योंकि भाई मैंने उसके ऊपर काम किया, और ऐसा नहीं कि वो मैंने सोचा कि हाँ, 9 दिसंबर को मेंस का रिजल्ट आया, आज से मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई हैव बीन इन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस माय स्कूल डेज़ ओनली, बिकॉज़ इट वाज़ माय पर्सनल इंटरेस्ट। तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को भाषा अगर सीखनी, क्योंकि अपने तरफ है कि जैसे हिंदी बेल्ट रीजन में यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस लैंग्वेजेज़ के। एक आपकी हिंदी है, एक संस्कृत है जो बोली-चाली भाषा नहीं है, तो आप उसको बोल नहीं सकते हो। एंड देन द थर्ड इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश एजुकेशन में मिल रही थी इंग्लिश मीडियम में, तो वो ली, तो उसको बोलने-चालने भी तो आना चाहिए ना। बिल्कुल सर। तो एक इसमें मैं एक और फैक्टर ऐड करूँगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू की अगर तैयारी कर रहे हो, तो एक अगर इंग्लिश में देना चाहते हो, तो वर्ड पावर मेड ईज़ी एक बुक है नॉर्मन लुइस की। ये हर इंसान, मेरे को मेरे पिताजी ने 7th क्लास में ये बुक दे दी थी, एंड मैंने उसको पढ़ लिया था। जी। थोड़ा-सा ये बुक कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ना नहीं है, ये एक एक्टिविटी वाला बुक है, मतलब आपको इसके साथ खेलना है। तो आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आपकी वोकैब्युलरी उतनी इम्प्रूव होगी, और जितनी ज़्यादा वोकैब्युलरी इम्प्रूव होगी, उतना ही आपका टोन वगैरह, आप जितने शब्द ज़्यादा बोलोगे, मौखिक होगे, लोगों के साथ बात करोगे, इंटरैक्शन करोगे। बहुत सारे अभी भी एस्पिरेंट्स हैं जो बोल रहे हैं भाई मुझे लोगों से बात करने में तकलीफ होती है, मुझे नहीं लगता कि किसी से बात करूँ तो वो सही रहता है। मैंने बोला देखो, आप ऑफिसर बनोगे, ऑफिसर बनने के बाद आपका काम क्या है, ग्राउंड लेवल पे आपसे गरीब से लेकर के अमीर तक सारे लोग आएँगे। बिल्कुल। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है। आप अभी से अगर मर्यादित होकर के कोशिश करोगे नहीं, मैं मतलब अपनी हद में ही रहूँ, मैं किसी से ना बात करूँ, क्या उसको बोलते हैं अपने पिंजरे में ही कैद रहूँ, तो फिर आप कैसे लोगों के लिए काम करोगे? तो पर्सनैलिटी एनहांसमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, तो वो किसी इंस्टीट्यूट में आप नहीं सीखोगे, वो आपको खुद के ऊपर काम करना है। लोगों से मिल करके, बाहर घूम करके। मैंने इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग किया, मैंने तो हॉबी में भी स्पिरिचुअल टूरिज़्म, जी। रिलिजियस टूरिज़्म डाला था। कि मैं इतने भारत के मंदिर घूम चुका हूँ प्रसिद्ध वाले, और छोटे-बड़े मंदिर सब, दिल्ली के जितने भी मंदिर हैं मैक्सिमम मैंने घूम चुका हूँ, जितने भी आप बता सको मैं सारे जा चुका हूँ, और एक नहीं 2-3 बार जा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हॉबी है। इसी पे मेरा स 60% इंटरव्यू बेस्ड रहा। मेरे इंटरव्यूअर ने पूछा मुझसे
कि आपने हॉबी में लिखा हुआ है रिलीजियस टूरिज्म, तो आप बताओ कि आप कौन-कौन सी जगहों पे गए हो? तो मैंने बोला कि सर मैं खीर भवानी मंदिर गया हूँ। जी। तो बोला वो तो कश्मीरी पंडितों का है। तो मैंने बोला कि हाँ, वो कश्मीरी पंडित की प्रिसाइडिंग डीटी है सर, बट वहाँ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था जाने का, मैं वहाँ गया था। जी। तो ये एक मेरे फ़ेवर में हुआ। उसके बाद मैं बोला कि मेरे को मैंने माता वैष्णो देवी, 3 ज्योतिर्लिंग्स, आपके तिरुवनंतपुरम के एक स्वामी जी का मैंने दर्शन किया हुआ है, बालाजी स्वामी का दर्शन किया हुआ है, शिरडी साईं बाबा और बहुत सारी चीज़ों का मैंने बताया उनको। तो चेयरमैन सर के एक्चुअल वर्ड्स थे कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड by the kind of travel and the kind of experiences that you have had at a very young age. We at our age haven't witnessed all these things. जी। सर बोला थैंक यू सो मच। जब उन्होंने ये शब्द बोले ना, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा इंटरव्यू अब अच्छा जा चुका है, मुझे जी। अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 187 इज वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, तो वो मुझे आए हैं। सर, इंटरव्यू के अंदर आपको कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिला हो और आप अगर आप साझा करना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, जी। बिल्कुल इसमें अभी क्या है, सब तो अब अनफ़िल्टर्ड है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन्स मैंने जैसे बोला कि मेरी हॉबीज़ 3 हॉबीज़ थी मैंने। जी। तो पहला है कि मैं स्पिरिचुअल या रिलीजियस टूरिज़्म करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ एंड तीसरी थी मेरी कि ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, 70s 80s मेरा जॉनरा है, बट ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स मैंने लिखा हुआ था। तो तीनों ही पे मेरे सवाल पूछे गए। जी। तो मेरा इंटरव्यू मेरी हॉबी से 90% कहा जाए कि सवाल किए गए, 10% मेरी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स पे था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल वो थीम में भी है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। जी। तो रिलीजियस टूरिज़्म पे जैसे ही मैंने बोला ये सर को, जैसे मैं बता रहा था कि मंदिरों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, तो दूसरे एक सर थे, उन्होंने पूछा कि आपके ज्योतिर्लिंग्स हो गए हैं सारे? मैंने बोला नहीं सर। तो बताओ तो कौन-कौन से हुए हैं? तो मैंने बोला सर 3 हुए हैं। तो 12 के नाम बता दो। तो जी। मैं 8 या 9 के बताया होऊँगा, तब तक बोला चलो ठीक है तुम्हें आता है। तो मैंने बोला चलो भाई ये क्वेश्चन भी सही हो गया। जी। फिर एक मैम थी, उन्होंने पूछा कि मुग़ल-ए-आज़म की म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है? तो मैंने वो तैयारी करके गया हुआ था, मैंने बता दिया। जी। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे फ़ेवरेट गाना कौन-सा है? तो मैंने बोला कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये मेरा फ़ेवरेट ट्रैक है, ताजमहल मूवी से है। म्यूज़िक डायरेक्टर भी बता दिया, तो शी वाज़ स्माइलिंग, तो मेरे को लगा कि चलो ये भी सही है। फिर जिमिंग से उन्होंने पूछा कि आप डेडलिफ्ट कितना कर लेते हो? तो मैंने बताया चेस्ट प्रेस कितना करते हो? तो मैंने ये सब बताया, छोटी-मोटी डिटेल्स जो थी। फिर उन्होंने पूछा कि इसके पॉज़िटिव प्रोज़ एंड कॉन्स क्या-क्या है? तो मैंने बताया कि ये प्रो है भाई कि आपकी फ़िटनेस अच्छी रहती है और आप मोबिलिटी बहुत एजाइल रहते हो, माइंड शार्प रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप शिथिल नहीं रहते हो अगर हिंदी में बोला जाए तो। फिर एक सर थे, उन्होंने और 2-3 आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से ही सवाल किए और फिर हाँ, बस ये बेसिक तो मेरा यही था। हाँ, 3 जो मेरे हॉबीज़ थे, इसके ऊपर मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। सर, कुल मिला-जुला के आपने जो डेप में भरा हुआ था उसके ऊपर आप अच्छे से प्रिपेयर हो मैं गए। बिल्कुल प्रिपेयर्ड था और ये प्रिपरेशन जो है, मैं बार-बार ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिपरेशन मैंने एक दिन में डेवलप नहीं की है। पुराने गाने सुनना मैं पिछले 10-20 साल से सुन रहा हूँ। मैं गज़ल सुनता हूँ, मैं पुराने गाने सुनता हूँ, मैं आपके के.एल. सहगल साहब के समय के गाने भी सुनता हूँ, जब मेरा मूड होता है तो। तो मुझे ये ट्रबल नहीं हुई कि मुझे हॉबी बिल्ड करनी है 1 महीने या 2 महीने या 10 दिन के अंदर। मैंने रिलीजियस टूरिज़्म करना तब से स्टार्ट कर दिया जब से मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे सबसे पहला जब मैंने घर से कहीं बाहर निकला था पैर, जी। तो वो मैं बनारस काशी विश्वनाथ गया था कि वहीं घूमना है, मेरे को वहीं जाना है जी। और वहाँ आई थिंक 2-3-4 बार जा चुका हूँ अभी तक। तो ये है। तो जिमिंग की भी जो हॉबी है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। 1 दिन का नहीं है, वो मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। ऑन एंड ऑफ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत रेगुलर हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ है, तो मेरे को आइडिया है कि क्या बोला जा सकता है, क्या नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि आप जाओगे, 1 दिन में बोलोगे कि हाँ, मैं तो जिम करके आ गया। पूछ लेंगे कि सेट्स और रेप्स में डिफरेंस क्या है, आप नहीं बता पाओगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि डाफ मेरी जो है, वो खुद ब खुद प्रिपेयर्ड थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, हाँ, जो अलग-अलग चीज़ें थी कि भई अगर मैं कोई मंदिर गया हूँ, तो आसपास के एक्सपीरियंसेस के अलावा उसका इतिहास क्या रहा है? कौन उसके आर्किटेक्ट हैं? किस साम्राज्य में वो बना था और टूटा था, चाहे रीडेवलप किया गया था? अहिल्या बाई होलकर जो मंदिरों के बारे में बहुत सारा कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूशन और डोनेशन किया, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ाई करके की। वो आया नहीं, बट मैंने इसलिए पढ़ा था कि भारत के मंदिरों के पुनर्स्थापना और निर्माण में उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा था। जी। तो इसलिए मैं पढ़ के गया था। तो ये सब चीज़ें तैयारी की थी। बट अगर कोई पूछ लेता कि आप वहाँ गए थे तो काशी विश्वनाथ में जो है कॉरिडोर बनने के पहले गए थे कि बाद में गए थे? कॉरिडोर कहाँ पे है? मंदिर में जो शिवलिंग है वो कोने में स्थापित है या बीच में स्थापित है? तो ये सारी चीज़ें आप मतलब झूठ नहीं बोल सकते हो। आप एक्सपीरियंस जब करोगे तभी आप बता सकते हो कि हाँ, वो थोड़ा साइड में है, नीचे हैं, बैठे हुए हैं, वो उनके जो नंदी हैं उनका मुँह किस तरफ है, किसी ने डोनेट किया था तो ये नेपाल के राजा ने डोनेट किया था। तो ये सारी चीज़ तब पता चलेगी जब आप वहाँ जा कर के और एनालाइज़ करोगे कि हाँ, वो डिटेल क्या है। ये तो मेरी अपनी हॉबी जी। है। किसी की हॉबी अगर किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ो तो भाई पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ो, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि सामने वाले की डेप्थ उसके अंदर कितनी है। जी। वो शायद बहुत ज़्यादा जानता हो आपसे और आप उतना नहीं जानते हो, लेकिन आपको तो भई आंसर तो देना ही है। सर,
आपने यूपीएससी एग्जाम पे अपना एक कीमती समय दिया है, जी, आपने लाइफ का एक अच्छा जो है समय इसके ऊपर दिया है, जी। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे पाएँगे। सर, आप अपने अनुभव से बताएँ हुँ, हुँ। कि यूपीएससी एग्जाम को लेकर समाज में क्या-क्या भ्रांतियाँ फैली हुई हैं? जो आपको लगता है कि यार ये तो गलत बता यहाँ पे समाज में है, ऐसा यूपीएससी एग्जाम में नहीं होता है? देखिए सबसे पहले तो मैं किसी भी स्टूडेंट को ये बोलूँगा, एस्पिरेंट को ये बोलूँगा, ये भी एक एग्ज़ाम है। जी, ये ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो आपको भगवान तुल्य बना दे। जी, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल पेस्ड लाइफ़ चल रही है। 1-2 दिन बहुत सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आए, ये मैं मानता हूँ। सब लोगों ने बधाई दी। अभी भी अगर कोई रैंडम इंसान आएगा, पहचानेगा, तो वो बधाई देगा। बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये भी इस एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा कि आप यूपीएससी कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान, भई आसान तो कभी ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है, ज़िंदगी तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही है, हर तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। अभी तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। हमने तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम क्रैक किया है। एक एग्ज़ाम क्रैक करके आप उस प्रक्रिया में आए हो कि अभी आपको देश के लिए कुछ करना है। ये तो था कि हाँ, भई हमें क्रैक करके एंट्री करनी है। जी, एंट्री करने के साथ ही लोग तो भई सेलिब्रेट करने लग गए। अरे वाह! बेटा राजा बन गया, राजा बन गया। अरे राजा क्या बना? अभी तो काम करना है। राजा बनने का मतलब क्या होता है कि प्रजा का ध्यान रखना। जी, आप किसी भी तरह किसी भी सर्विस को ऑप्ट कर रहे हो, तो आपको उसका बेस्ट करना है। आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। आधे मन से कोई काम नहीं होता। है कि नहीं? और एक दूसरा क्या है वो छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जी, तो वही वाला बात है, आपको अपना मन बड़ा रखना है। यूपीएससी की प्रक्रिया को यूपीएससी एक एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करो। भ्रांतियाँ बहुत सारी एक और है कि कोचिंग्स बहुत नेसेसरी है। मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन नहीं किया, नाइदर फॉर प्रीलिम्स, नॉर फॉर मेंस, नॉर फॉर माय ऑप्शनल। जी, हाँ, जब ये अब पता चला कि मेरा इंटरव्यू का प्रिपरेशन का समय आ रहा है, मेरा इंटरव्यू के कॉल आ चुके हैं, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू था। जी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मुझे जहाँ पे भी मिला मौका, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, वो मैंने दिया। तो मैं इस बात का एग्ज़ाम्पल हूँ कि अगर आप पर्सिवियर करते हो, अगर आप कोशिश करते हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, भगवान के घर ढेर है और अंधेर नहीं है, तो इसका मैं जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ और मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूँ। बाकी कोई भी चीज़ के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग है, आंसर राइटिंग का स्किल्स है उनका, बट हाँ, पेशेंस एंड परसिवियरेंस 2 एरियाज़ जो मेरे बहुत अच्छे हैं भगवान की दया से। तो अगर आप धैर्य रखोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, तो आप भारत के किसी भी छोटे से गाँव में भी रह रहे हो, आजकल तो मोबाइल है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, आपको यहाँ आकर के, दिल्ली में भीड़ लगा करके, जी, माता-पिता की ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करके मैं सारी तैयारी पटना से की। मैं चाहता चाहता तो दिल्ली भी आता, जी, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मेरे को लगा कि पटना में जो मुझे सुविधाएँ मिल रही हैं, वो नॉर्मल जैसी जो होनी चाहिए, बिजली है, खाना है, पानी है, खुली छत है, अपना आराम से सो, पंखे के नीचे है, मम्मी-पापा की सुरक्षा भी दी हुई है, घर घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलना है, कोई भी चीज़ चाहिए तो आ जाती है दरवाज़े पे। तो फिर क्या सोचना है, बाहर जा कर के ज़बरदस्ती अपने ऊपर ज़िम्मेदारियाँ लेना, अगर ज़रूरत ना हो तो मतलब अगर संयुक्त परिवार रहता है तो बहुत सारे लोग जो है आपको आते हैं, कभी गेस्ट्स आ जाते हैं, तो मेरा हमारे घर का वैसा कोई ज़्यादा सीन नहीं था, मेरा अपना रूम था, अपना बेड है, आप आओ, आराम से पढ़ो एंड कोई आपको बॉदर नहीं करेगा। इन केस अगर गेस्ट्स भी आ रहे हैं, तो मम्मी-पापा कोशिश करते थे कि मिनिमल वॉइस में बात कर ले, बाहर जाकर के ही बात कर ले, तो ये उन्होंने बहुत सारा संघर्ष मेरे साथ किया है। जब तक आपको ऐसा लगे कि आप घर पे पढ़ाई कर सकते हो, मोबाइल है, फ्री कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में, उसको पहले अच्छे से एनालाइज़ करो, उसको पहले यूटिलाइज़ करो। वो नहीं करते हैं लोग, सारा पेड सब्सक्रिप्शन ये वो लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत लो, लेकिन जो फ्रीली अवेलेबल है, जो स्टूडेंट नहीं अफ़ोर्ड कर सकता है, जी, मोबाइल तो आजकल सबके पास आ गया है, तो वो फ्री कंटेंट से तो आप पढ़ो कम से कम एंड अपने घर की सुरक्षा में पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जिसको अवॉइड किया जा सकता है। ओआरएन में होती हैं, कहीं और दूसरी जगहों पे हो जाती हैं, जहाँ बच्चे जो है मतलब कभी सुना मैंने कि बाढ़ आ जाती है, कुछ और आज ये इंसिडेंट्स हो घटना जाते हैं। हुई है। आज भी कोई घटना हुई है? सर आज एक ओआरएन में एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग में आग लग गई और सर अच्छा। इतनी भयानक आग लगी, मैं आपको अभी आपको दिखाऊँगा वीडियो खत्म हाँ, हाँ। होने के बाद। सर इतना भयानक आग लगा है कि मुझे लगता है कि इसमें तो कुछ न कुछ तो हानियाँ हुई। हानि हुई ही होगी। जी, तो ज़बरदस्ती इस हानि का आपको क्यों उसमें कंट्रीब्यूट करना है? जी, आप रो देखो मतलब एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़बरदस्ती ऐसी जगह पे क्यों जाऊँ जहाँ एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा जी, है कि नहीं? तो वही बोल रहा हूँ, घर की चारदीवारी में माता-पिता के साए में रह के पढ़ाई करो, अगर पढ़ाई करनी है तो जी, एंड आप एग्ज़ाम क्लियर करो। उसके बाद तो भई ज़िंदगी आपकी है, जहाँ लेकर के जाएगी वहाँ जाएँगे। जी, जो सर्विस मिलेगी एक्सेप्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, जी, भारत की सेवा करेंगे। जी सर। सर जैसा कि जिम आपकी हॉबी है, जी।
तो सर जिम से रिलेटेड हमें कुछ बताएँ। सर आप जिम के लिए टाइम कहाँ से निकालते थे यूपीएससी की तैयारी के दौरान? यार यूपीएससी की जो मतलब तैयारी के दौरान तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब आप प्री और मेंस के बीच में रहते हो, जी, वो तो 80, 90, 100 दिन जो है बिल्कुल समझो कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। जी, प्रीलिम्स से 100 दिन पहले 100 दिन तो नहीं मतलब 30-40 दिन पहले भी ऐसा फ़ेज़ आता था कि यार अब तो प्री आ रहा है, अब तो कुछ नहीं करना है, तो वो छूट जाता है। बट मैं जैसे बोला कि मैं ऑन एंड ऑफ मेरी अपने से जब मैं 18 का हुआ ना, तो पापा का मेरा एक्चुअली मानना था ना कि जो लोग जिम करते हैं तो उनकी हाइट थोड़ी-सी छोटी रह जाती है। जी, तो मैं जब 18 का हुआ ना, तो मैंने बोला कि देखिए अब तो हाइट नहीं बढ़ने वाली, बढ़ेगी भी तो मुश्किल से 1 आध इंच और ठीक-ठाक हाइट का हूँ, तो अब तो जा सकता हूँ ना? तो पापा बोले कि ठीक है अब जाओ, जो करना करो बस ज़्यादा वेट्स मत उठाना। जी, तो इस तरह से शुरुआत तो मैंने की कॉलेज के ही समय से। बट कभी ऑन एंड ऑफ, कभी कॉलेज में एग्ज़ाम्स आ गए आपको बोलते सेमेस्टर ब्रेक्स आ गए तो आप घर आ गए, कहीं घूमने चले गए, तो डेडिकेशन नहीं था। डेडिकेशन धीरे-धीरे अब आया कि हाँ, एक हॉबी भी बिल्डअप करनी है, तो पिछले डेढ़ साल से जी, मैं लगातार ही जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है कि हाँ, आप अपना इनटेक भी देख रहे हो, खाने-पीने का देख रहे हो, तो भाई घर का खाना, बेस्ट खाना, इसको आप मान लो। आप प्रोटीन भारत में मतलब जो हमारी जो वेजिटेरियन डाइट है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन डाइट है उसमें थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा रहते हैं, प्रोटीन्स कम रहते हैं। तो दाल का इनटेक बढ़ाओ, पनीर जो घर में फाड़ा गया हुआ हो, वो वाला पनीर आप खाओ, बाहर मार्केट से थोड़ा-सा अवॉइड करो। मार्केट की चीज़ें थोड़ी-सी कम खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुगर का इनटेक मिनिमल रखो, शुगर के बदले गुड़ खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। फ्रूट्स खाओ, जूस मत पियो वो क्योंकि जूस में बहुत ज़्यादा शुगर होता है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। बाकी तो फिर दुनिया भर की कंटेंट अवेलेबल है। जी सर। सर अब तो आपका यूपीएससी में चयन हो गया है। जी। सर फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि आप फ्यूचर में सोसाइटी को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे अब? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मेरा यही है कि जो ईश्वर ने मुझे दिया है क्योंकि मेरा तो 9th एंड फाइनल अटेम्प्ट था। मेरे पास अटेम्प्ट्स रहे नहीं। मेरे बहुत सारे अभी जो साथीगण हैं वो प्रीलिम्स देने वाले हैं या क्या। तो मेरे पास है कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं भारत की सेवा करूँ। तो अंततः मैं भारत की सेवा मरणोपरंत करते ही रहूँगा, जी, जब तक वहाँ तक ना पहुँचूँ। सेवा जो सर्विस मिले, वहाँ जो भी मेरे को पावर्स रहेंगी, जिसमें मैं कुछ पॉज़िटिव कर सकूँ, कोई चेंज ला सकूँ क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा। जी, मैं गेस भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इस बात को लेकर के खुश हूँ कि मैं इस प्रक्रिया से बाहर हूँ एंड पॉज़िटिवली बाहर हूँ। नेगेटिवली बाहर रहता तो वो और दुःख होता जी, कि आपने 9 साल लगाए, 8 साल लगाए और आपको कुछ मिला नहीं। मैं एक प्रसाद लेके जा रहा हूँ, इस प्रसाद का मैं अच्छे से वितरण करूँ और क्या बोलते हैं समाज को खुश रखूँ और भारत को अपनी तरफ से जितना भी हो सके क्या बोलते हैं डेवलप करने की कोशिश करूँ, जिस भी लेवल पे जहाँ पे भी रहूँ। जी सर। सर आपने यूपीएससी एग्ज़ाम तो क्वालीफ़ाई कर लिया है, जी, बट इससे पहले आपने स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया वो भी 2 बार। जी। तो सर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में ख़ास तौर से बीपीएससी और यूपीएससी के बीच में कुछ सिमिलैरिटी है? जी, जी, बिल्कुल। अब तो बहुत सारे आई मीन जो पैटर्न है यूपीएससी और बीपीएससी का लगभग सिमिलर ही कर दिया है। जी, और वहाँ बीपीएससी में एक और ख़ासियत क्या है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया आपका ऑप्शनल। तो ऑप्शनल आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एंड दैट टू आपको सिर्फ 40 नंबर लेकर के आने हैं। जी, वो मतलब वो एक कट ऑफ वाला है कि आप 40 नंबर लेके आओ, आपका पेपर चेक होगा। तो ऑप्शनल जब हट गया, 3 पेपर हैं बचे आपके, एक है एसे, यहाँ 2 एसे लिखने हैं, वहाँ 3 एसे लिखने हैं। लेकिन वो 700 से 800 वर्ड्स के हैं, यहाँ पे 1000 या 1200 वर्ड्स का है। एक पेपर है पेपर 1 उसमें 70-72 नंबर आपके आ जाते हैं मैथ्स, तो जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जी, अगर आप उसको पकड़ लिए, मेरा हमेशा पेपर 1 में अच्छा नंबर आए। क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है। तो वो आपके क्योंकि 70 नंबर मैथ्स में के नंबर किस बात पे काटोगे? जी, तो वो अच्छी है, वो आपका हो गया। पेपर 2 थोड़ा-सा डायनामिक हो जाता है, करंट अफेयर्स है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। थोड़ा-सा उसको सँभाल कर के चलना है, नंबर उसमें कम उठते हैं, सारे लोगों की शिकायत है, मेरी खुद की शिकायत है। एंड मतलब कोशिश कर सारा पैटर्न और जो भी है वो थोड़ा-सा बिहार स्पेसिफिक हो जाता है कि अगर आपसे कोई बिहार स्पेसिफिक स्कीम पूछ ले या फिर कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी चीज़ मान लो डिजिटल इंडिया ही पूछा। इसका बिहार में क्या यूज़ किया जा सकता है या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। तो बिहार में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं? या स्टेट में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं? या फिर सरकार क्या कर रही है? कोई एलोकेशन हुआ है कि नहीं? इसके बारे में इलैबोरेट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अपने पास है सिर्फ़ आपके 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स। वहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं 38 नंबर के जी, एंड 38 नंबर का कंटेंट डेवलप करना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो उसमें आप सिर्फ़ लिख नहीं सकते हो, 6 पेज कभी भी नहीं लिख सकते हो। आपको डायग्राम्स चाहिए होंगे, आपको मैप्स चाहिए होंगे। जहाँ आपको एक शब्द आया मान लिया जाए कि चंपारण, तुरंत से दिखाओ बिहार का मैप एंड बताओ कि चंपारण कहाँ है। जी, आपके 1 नंबर एक्स्ट्रा, आधा नंबर भी एक्स्ट्रा, है कि नहीं? जी सर, इस तरह की चीज़ें। फिर बेसिक कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो सारी चीज़ें याद रखो, कितने पैसे उसमें दिए जा रहे हैं कौन-सा क्या बोलते हैं आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, जो आपका बजट रहता है, उसके ऊपर फ़ोकस रखो। बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की भी आती है।
पूरा नहीं पढ़ना है, बट समराइज़ रूप में उसको अच्छे से पढ़ो। तो बस यही है यार, बीपीएससी की तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि आप अलग से कुछ पढ़ना है। एक आध 2 किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी प्री के लिए, बट मेंस एज़ सच आप दोनों एक साथ दे सकते हो। जी सर। सर, आपने अपनी पूरी जर्नी जो है हम लोगों के साथ शेयर किया, जी। जिसमें आपकी स्ट्रेटजी रही, जो भी आपने जर्नी के अंदर ये फ़ील किया, वो भी आपने बताया। सर, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू सो मच। और सर, लास्ट में चाहूँगा कि अगर हमसे कुछ पॉइंट मिस हो गया हो और आपको लग रहा है कि ये पॉइंट एस्पिरेंट को जानना चाहिए, तो सर प्लीज़ हमें हमारे साथ शेयर कर दें। मैं बस यही कहूँगा हर एस्पिरेंट को कि आस्था ज़रूर बना के रखें। भगवान में मन रमा के रखें, ये प्रोसेस बहुत ही अकेला कर देने वाला प्रोसेस है। कभी-कभी आपको लगता है कि हाँ भाई दोस्त तो है, संगत है, बट अंदर ही अंदर आप जानते हो कि नहीं, मैं कहीं अकेला ना पड़ जाऊँ। तो उस समय हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, आप ईश्वर के ऊपर ज़रूर अपने मतलब क्या बोलते हैं, आस्था बनाए रखो या फिर उनको ज़रूर थामे रखो, क्योंकि वही आपकी मझधार से नैया पार लगाएँगे। मेरे केस में तो लगाया है भाई। जी, आप जिस भी रिलिजन को मानते हो, जिस भी स्पिरिचुअल चीज़ में आप इन्वॉल्व्ड हो, उसको डेडिकेटेड रूप से करो। जी, बस यही मैं कहूँगा, क्योंकि उससे आपको 2 चीज़ें होंगी, एक तो डिसिप्लिन आएगा। अगर आप एक मेरी जैसे पद्धति है जी, कि मैं बिना नहाए-धोए नाश्ता नहीं करता हूँ, पढ़ाई नहीं करता, तो वो मेरी पद्धति में एक डिसिप्लिन आया है लाइफ़ जी, में। एंड दूसरा पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो वो बहुत नेसेसरी है। तो हर स्टूडेंट को मैं बोलूँगा, हल्का-फुल्का कुछ नहीं हो सकता तो भई चैंटिंग करो। जी, 108 बार नाम लेने में कितना टाइम लगेगा? दिन भर तो वैसे भी आप मान लो 5 घंटे की नींद में से अगर आप 5 मिनट माइनस कर लोगे तो कितना ही नुकसान होगा आपका। बिल्कुल सर। लेकिन वो फ़ायदा बहुत देगा आपको। तो ये हर स्टूडेंट को करना चाहिए। जी। तो दोस्तों, हमने देखा कि सर ने अपनी जो जर्नी रही, वो हम सबके साथ शेयर किया। हमने सर की स्ट्रेटजी जाना, सर के लिए क्या मोटिवेशन का फैक्टर रहा अपनी जर्नी के दौरान, हमने ये जाना। लास्ट में मैं एक जो लाइन है तुलसी जी की, उसको कोट करना चाहूँगा यहाँ पे। तुलसी जी कहते हैं, "तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान और भीलन लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण।" इसका अर्थ ये है कि आप हमेशा मेहनत कर रहे होते हैं। आप अपने जो कार्य है उसके प्रति ये लगन रखते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है कि समय आपके जो है अनुरूप नहीं होता है, समय आपके प्रतिकूल होता है, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो जिस वक़्त आप सफल नहीं हो रहे हैं, उस वक़्त आपको निराश नहीं होना है। आपको और लगन के साथ अगली बार प्रयास करना है। आप बिल्कुल सफल होंगे। उदाहरण रूप पे यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो अर्जुन जी थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, हम सबको मालूम है। बट अंत में जब भीलों ने जो गोपियों को लूट लिया, जब वो गोपियों को द्वारिका के लिए लेके जा रहे थे, तो भीलों ने उनको लूट लिया और अर्जुन जी जो कि इतने बड़े महारथी थे, धनुर्धर थे, वो उन्हें सेव नहीं कर पाए। तो इस पंक्ति से यही कहने का मतलब निकलता है कि जो समय आपका होता है, वो बलवान होता है। आप एफर्ट उतना ही करेंगे, हो सकता है कि उतने ही एफर्ट से उस बार आपका चयन ना हो, बट अगली बार आपका उतने एफर्ट से चयन हो जाए। इसलिए अपने जो जो भी आपके सपने हैं, उसके प्रति आप लगनवान रहिए, निष्ठावान रहिए और उसके प्रति आप जो है हॉनेस्ट रहिए। सबसे बड़ी बात सच्चाई के साथ आप उसको करिए, आप उसमें ज़रूर जो है सफल होंगे। बाकी सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को उन फ्रेंड के साथ शेयर करें, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको भी आप शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से कहीं न कहीं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो सर की जर्नी रही, वो आप सबने सुना कि सर ने 9 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, 2 बार स्टेट पीसीएस सर ने क्वालीफाई किया है। उसके बावजूद सर ने यूपीएससी एग्ज़ाम देने रहने के बारे में सोचा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। बाकी अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं सर का जो इंस्टाग्राम में अकाउंट है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके सर के साथ जुड़ सकते हैं और सर से आप गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी सर, आपके साथ जुड़ने के लिए कोई और माध्यम? टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, तो सर, टेलीग्राम चैनल का नेम बता दें आप। मैं डिस्क्रिप्शन में हाँ, दबा तो दूँगा। हाँ, मैं सर के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जी। में दूँगा। अगर आप सर के साथ जुड़ते हैं, तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक सही गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी करना अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। जैसा कि सर ने बताया कि सर का जो पहला प्रयास था, सर पहले प्रयास में हो सकता है सफल हो जाते, बट छोटी-सी मिस्टेक सर से हुई, इसलिए सर का 8-9 साल का समय लग गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने जो कार्य है, उसके प्रति लगनवान रहिए। आप ज़रूर ही उसमें जो सफलता प्राप्त करेंगे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।